एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम यहाँ AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको सब्जेक्ट्स को समझने में कोई परेशानी ना हो। अभी तक हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकेंड KMB 208 की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल में विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पे यूनिट फर्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बिल्कुल सिलेबस वाइज हैं और सीक्वेंस में हैं। तो आज हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकेंड की, और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोडक्ट क्या है। पहले हमने अपने पहले यूनिट में मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला P जो है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बेसिकली एक ऑफरिंग है जो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करती है। हम उसमें एक बेनिफिट ऑफ़र करते हैं कस्टमर को जो उसकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करता है। तो यही है प्रोडक्ट। अब इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप किए जाएँ कि वो कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करें, तो देखते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, आइए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन दैट गाइड्स एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम डेवलपमेंट टू पोजिशनिंग एंड प्राइसिंग बाई फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड इट्स कस्टमर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो भाई सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जो कि कस्टमर्स और प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेप जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का होता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। किसके? प्रोडक्ट के और कस्टमर्स के। तो जैसे प्रोडक्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू पोजीशनिंग एंड प्राइसिंग, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट के अंतर्गत ही आती हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए कि वो कस्टमर की स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई कर सके, स्पेसिफिक वांट को सेटिस्फाई कर सके, ऐसा प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है। उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ऐसा हमें प्रोडक्ट डेवलप करना है जो कस्टमर की नीड और वांट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड पोजीशनिंग। कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज, एक रेपुटेशन, एक ब्रांडिंग, एक इमेज क्रिएट कर देना उसके दिमाग के अंदर, ताकि जब वो प्रोडक्ट परचेज़ करने जाए तो उसको कस्टमर से डिफ्रेंशिएट कर पाए, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो कस्टमर के अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो, ऐसी पोजीशनिंग उसके दिमाग में कर पाएँ। और पोजीशनिंग भाई कैसे करेंगे? सारा प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करके, वो हम पहले यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारी टेक्निक्स। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं प्रमोशन की, बैनर्स, पोस्टर्स, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी प्राइसिंग होनी चाहिए जो हमारा टारगेट मार्केट है ना, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। इस तरह से उसकी प्राइसिंग होना चाहिए, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग होनी चाहिए, और हमारा भी प्रॉफिट हो सके ऐसी प्राइसिंग होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल में फ्रॉम द डेवलपमेंट और उसको कस्टमर के घर तक पहुँचाने तक, सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। आइए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। टू बिल्ड द बेस्ट पॉसिबल Product managers advocate for customers within the organization and make sure the voice of the market is heard and heeded। कुल मिला के अगर प्रोडक्ट मैनेजर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना है तो कस्टमर की जो वॉइस है, जो कस्टमर की नीड है, वांट है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको डिस्कस करनी पड़ेगी। जो मार्केट की डिमांड है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा और उसको पालन भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे
जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। और हमारा मार्केट में अल्टीमेट टारगेट क्या है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, द अल्टीमेट टारगेट ऑफ मार्केटिंग इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड अर्न प्रॉफिट थ्रू दैट सेटिस्फैक्शन। हमें जो मार्केट में प्रमुख उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो और उस सेटिस्फैक्शन के थ्रू हमें अर्निंग करनी है, अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा कस्टमर रिटेन रहता है, हमारे पास हमेशा रहता है, रिपीटेड परचेस करता है और हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का, थोक की बचत का फ़ायदा होता है। बार बार कस्टमर रिपीटेड परचेस करेगा और हमारी क्वांटिटीज़ ज़्यादा सेल होंगी तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये जान चुके हैं, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केटिंग। अब ये तय हो चुका है, कस्टमर ही डिसाइड करता है कि उसे क्या परचेज़ करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो भैया वही पेमेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट टू कस्टमर। भाई सीधे सीधे अगर बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग और सेल्स करना है किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना है और मार्केटिंग और सेल्स को इस तरह से करना है ताकि वो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। इस तरह से प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के सारे एफर्ट करने हैं और एक एक्टिव एंथुजियास्टिक सेल्स फोर्स रखनी है जो कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, और सेल्स एक्टिविटीज़ हैं। हमारी एक एंथुजियास्टिक सेल्स फोर्स चाहिए, एक उत्साहवर्धक, एक बहुत उत्साहपूर्ण सेल्स फोर्स चाहिए जो जाके कस्टमर को वो सामान बेच पाए और कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि यही प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन अ प्रोडक्ट इज़ मेयरली जस्ट एन आइडिया। प्रोडक्ट मैनेजमेंट भाई कहाँ से स्टार्ट होता है? जब प्रोडक्ट सिर्फ एक आइडिया था, अभी ना तो उसका डेवलपमेंट हुआ है, कोई उसके लिए रिसोर्सेज नहीं कलेक्ट किए गए हैं, उसके लिए मशीनरी नहीं आई है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं हायर की है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो एक आइडिया है कि हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक टॉपिक है सेपरेट, वो सेकंड यूनिट में है, वो हम अपनी अगली फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जब प्रोडक्ट एक आइडिया है, कहाँ से स्टार्ट होता है? जब प्रोडक्ट सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ एक दिमाग में बात है कि हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। कंपनी सोच रही है कि एक चलिए ऐसा रेज़र बनाते हैं, एक ऐसी ब्लेड बनाते हैं जो कि कम से कम कट करे और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और कस्टमर को कम से कम हर्ट करे और उसकी स्किन को भी डैमेज ना करे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बनाया, ठीक है। अब इसको यहीं से प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट कहाँ से मैनेजमेंट स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है कि एक आइडिया है बस। अब इसके बाद में बहुत सारी जानकारी हमें चाहिए होती है, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। एंड कंटिन्यूज़ ऑल द वे थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपके सेकेंड यूनिट का ही एक पार्ट है। उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो पूरी मतलब जब प्रोडक्ट एक सिर्फ आइडिया था और पूरी लाइफ साइकिल जो वो पार करता है, जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है वैसे प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो सब कुछ इसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। एक आइडिया से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने तक सब कुछ किस में इंक्लूड होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। व्हेन द प्रोडक्ट्स अराइव्स इन द कस्टमर्स होम, मतलब कि एक आइडिया से पहले एक सिर्फ प्रोडक्ट एक आइडिया था, फिर वो डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद कंपनी में बनाया गया, कंपनी में बनाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका कुछ प्राइस असाइन हुआ, उसको प्रमोशन किया गया, कस्टमर को बताया गया, समझाया गया, उसके बाद में कस्टमर ने उसे परचेज़ किया और कस्टमर के घर तक पहुंचा। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट यहाँ तक है। सिर्फ आपका प्रोडक्ट एक आइडिया से लेके कस्टमर के घर तक पहुँचाने तक की सारी एक्टिविटीज़ किसके अंतर्गत आती हैं? प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फेजेस हैं आपके, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फेजेस ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। डिफाइन मार्केट एंड कस्टमर। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है।
हु इज़ गोइंग टू परचेज आवर प्रोडक्ट, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा प्रोडक्ट डेवलप होना चाहिए। उसमें वो यूनिक फीचर्स, उसमें वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई कर पाएँ। और किस मार्केट में हमें बेचना है, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में बेचना है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, किसको हमें प्रोडक्ट बेचना है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। कितना कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कितना क्या है, ये सब हमें पहले ही एनालाइज करना है। सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा कस्टमर कौन है और कौन हमारा प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाला है और किस मार्केट में हमें सामान बेचना है, किस मार्केट में हमें प्रोडक्ट को बेचना है। पहले तो यही डिफाइन करिए, पहले ये निर्धारित कर लीजिए, इसके बाद में आगे की बातें करेंगे। सेकेंड फेज़, दूसरा फेज़ क्या हो सकता है, डिफाइन प्रॉब्लम एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। भाई कस्टमर ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसका जिसका सोल्यूशन आपका प्रोडक्ट है। कस्टमर ऐसी कौन सी विशेष समस्या का सामना कर रहा है जिसको सॉल्व करने के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है और किस समस्या का वो सोल्यूशन है। तो ये पहले प्रॉब्लम डिफाइन करिए कि कस्टमर को क्या चाहिए। वो अगर आपने रिक्वायरमेंट उसकी निर्धारित कर ली और कस्टमर के लिए वो कितना अनुपात में इम्पॉर्टेंस रखता है, कितना वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको, वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण है तो उसके लिए वो ज़्यादा पेमेंट भी कर सकता है। अगर बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यकता है और उसको आप ऑफ़र कर रहे हो कुछ यूनिक टाइप का फीचर, यूनिक टाइप का प्रोडक्ट जो कॉम्पिटिटर्स ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कस्टमर हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट लेगा और उसे खरीद लेगा और थोड़ी बहुत ज़्यादा कीमत लेके भी खरीद सकता है क्योंकि उसके लिए वैल्यूएबल ज़्यादा है प्रोडक्ट और मार्केट में सिर्फ आप अवेलेबल करा रहे हो या फिर आप उस कीमत में अवेलेबल करा रहे हो जो कोई नहीं करा पा रहा है। तो सबसे पहले हमें समस्या को निर्धारित करना है कि कस्टमर क्या समस्या फेस कर रहा है और उसके बाद उसके लिए कितना वैल्यूएबल है प्रोडक्ट, तो ये हमें डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन रिक्वायरमेंट्स, अगर एक प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है, आपने सब डिफ़ाइन कर लिया कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मार्केट में आपको बेचना है प्रोडक्ट, कौन आपका कस्टमर होगा, टारगेट ऑडियंस कौन होगी, सब आपने निर्धारित कर लिया है, कितना वैल्यूएबल है, क्या प्रॉब्लम का आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन होने वाला है, सब कुछ आपने निर्धारित कर लिया है। अब आपको उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको डिफ़ाइन करना है, उनका पूरा खाका तैयार करना है, उनका पूरी लिस्ट तैयार करनी है उनकी कि आपको कौन कौन से कितनी लैंड चाहिए होगा प्लांट लगाने के लिए, कितना लेबर चाहिए होगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा, कहाँ से आएगा, कैसे उसको फिनिश प्रोडक्ट में डेवलप करने के लिए कौन सी मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें आप पूरी तरह से रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करते हैं। किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम अपना प्रोडक्ट को भेजेंगे, कैसे कस्टमर के डोर स्टेप तक डिलीवर कराएंगे या कस्टमर ऐसे नियर बाई लोकेशन में कैसे उसको अवेलेबल कराएंगे ताकि वो परचेज़ कर सके। तो ये सब चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स अपनी डिफ़ाइन पहले से कर लेनी है ताकि बाद में फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर सारी ये चीज़ें आएंगी। अब आती है बात फोर्थ फेज़ की, रिसर्च कॉम्पिटिटर्स एंड प्रोडक्ट्स। भाई मार्केट में, जिस मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जहां आप अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो वहां आपके क्लोज कॉम्पिटिटर्स कौन है। और देखिए कॉम्पिटिटर वही होता है जो सेम आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहा है। एक पेन वाले का पेन वाले से कंपटीशन है, एक मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी का मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनी से ही कंपटीशन होता है। हालांकि कुछ और भी प्रोडक्ट होते हैं, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका भी कंपटीशन हो सकता है, बट नहीं, मेन कंपटीशन किससे है, जो सेम एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी का एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी से कंपटीशन है, लैपटॉप कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से कंपटीशन है, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ का एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी से हैं, और बेसिकली उनसे हैं जो उसी टाइप की, जैसे टेक्निकल एजुकेशन जो दे रहे हैं उनका कंपटीशन टेक्निकल एजुकेशन वालों से है, ट्रेडिशनल एजुकेशन वालों का ट्रेडिशनल एजुकेशन वालों से है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कराने वाली कोचिंग्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने वाली कोचिंग से है। जो जिस सेक्टर में है उसी सेक्टर का कंपटीशन उसको फेस करना होता है, और उससे रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब आपने अगर एक विशेष प्राइस रेंज में, मान लीजिए 10,000 का एक मोबाइल फ़ोन आपने लॉन्च किया, स्मार्टफोन, और तो आपको चेक करना होगा कि कितनी कंपनीज़ हैं जो इस रेंज में प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आपको कंपटीशन फेस करना है। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करने वाली बात है, आपको सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप अपने प्रोडक्ट में कुछ तो अच्छा उनसे बेहतर दीजिए ताकि मार्केट में कंपटीशन को वो फेस कर सके। तो ये रिसर्च करनी ही पड़ेगी। फिर है सेल्स एंड मार्केटिंग लॉन्च।
अब जब प्रोडक्ट आपका डेवलप हो गया है तो उसकी सेल्स कैसे होगी, उसको कैसे बेचा जाएगा, कैसे आप एफर्ट्स लगाएंगे, एडवर्टाइजिंग कितनी करेंगे, कितना अपना सेल्स पर्सोनल आपने लगा रखा है जो घर घर जाके आपका सामान बेचेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग कौन लोग करेंगे, प्रमोशन कैसे होंगे, कस्टमर को कन्विंस करने कौन लोग जाएंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, ये चीज़ें डिसाइड करनी होंगी। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप क्या क्या अपनाने वाले हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन सब का कॉम्बिनेशन, मार्केटिंग मिक्स आप यूनिक कैसे बनाने वाले हैं, आपकी यूएसपी क्या होने वाली है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग लॉन्च भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप कॉम्पिटिशन विन नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर बिना एफर्ट्स के आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कस्टमर की आइज़ के सामने आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर को बार बार दिखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तब वो जाके आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। इसीलिए एडवर्टाइजिंग प्रमोशन में इतना सारा खर्चा किया जाता है, इतना सारा बजट उसको अलाउट किया जाता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये भी आएंगी। अब आते हैं बात स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन। तो देखिए स्टेक होल्डर क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं या वो एंटिटीज़ होती हैं जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। वो सारी एंटिटीज़, चाहे आपका सप्लायर हो जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे आपके रिटेलर्स हों, चाहे आपका होलसेलर्स हों, चाहे वेयर हाउसिंग करने वाले हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हों, चाहे कस्टमर्स हों, चाहे आपका टारगेट मार्केट हो या आपके कॉम्पिटिटर्स हों, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके बिज़नेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। इवन कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर कहलाती है। तो उनको उनके कम्युनिकेशन का, जैसे गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आई उनको भी आपको फॉलो करना है। आपके जो सप्लायर है उनसे भी आपको कम्युनिकेट करना है कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल इस तारीख तक चाहिए होगा, क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड की चेन को ब्रेक ना हो, हमारी जो सप्लाई डिमांड की चेन है वो ख़राब ना हो, इतना इन्वेंट्री स्टॉक हमें स्टोर करना है। इतने अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उसी तरह से कम्युनिकेट करना है कि भाई इतना आपको हम मटेरियल, इतने हमें प्रोडक्ट्स आपको पहुंचाएंगे और इतने आपको सेल करने हैं, या फिर जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी उनको डिलीवर करनी है, उनको बतानी है कि अगर एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो आप पहले से बताइए। तो जितना आप अच्छा स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही आप प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और मार्केट में फ़्लो करा पाएंगे, क्योंकि यही स्टेक होल्डर्स आपके बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आई बात स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन की, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब अंत में, सबसे अंत में बात आती है रिपोर्टिंग कैसे की जाए और रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाए। तो आपने देखा होगा एक डेली सेल्स रिपोर्ट का नाम सुना होगा, DSR भरते हैं। हर सेल्स पर्सन अपने दिन भर की रिपोर्ट DSR भरता है और वो कंपनी की वेबसाइट में अपलोड करता है, कंपनी के CRM में अपलोड करता है, ठीक है, कंपनी के डेटाबेस में अपलोड करता है। तो होता क्या है, उन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे उसको रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है। पहले तो रिपोर्टिंग करनी है कि किस एरिया में हमारा कितना सेल्स है, कितना हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और कितनी हम डिमांड को मीट कर सकते हैं, डिमांड कितनी है, उसकी सारी रिपोर्टिंग। जो भी आप सर्वे करा रहे हैं, जो आपके सेल्स पर्सोनल हैं, वो क्या कस्टमर की डिमांड है, क्या कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, या किस कम्युनिकेशन चैनल की इफ़िशियंसी कितनी है, किस ट्रांसपोर्ट से, किस लॉजिस्टिक्स से आपको प्रोडक्ट भेजना अच्छा पड़ रहा है, आसान पड़ रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग, सारा डेटा एक डेटाबेस में रिपोर्ट करना होता है। इसकी रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, बने होते हैं कंपनीज़ के पास। उसके थ्रू पहले रिपोर्टिंग होगी, फिर उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे, पाई चार्ट्स बनाएंगे, बार चार्ट्स बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या कंपटीशन हम विन कर पा रहे हैं, क्या कंपटीशन फेस कर पा रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजीज इतनी पावरफुल हैं कि वो कंपटीशन फेस करके कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं हम लोग, क्या मार्केट में हम विनिंग कंडीशन में हैं या लूजिंग कंडीशन में हैं, हम लूज़ कर रहे हैं मार्केट कंपटीशन को। तो उस हिसाब से हम फिर चेंजेस भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ सुधार भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कस्टमर को एक और फीचर चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन में कोई एक और फीचर ऐड करना है तो वो चाहिए अगर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो फीचर ऐड करके कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो एक आइडिया से लेके, जो एक प्रोडक्ट सिर्फ एक आइडिया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने एक आइडिया जनरेट किया कि हाँ कस्टमर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और ये आइडिया के थ्रू हम एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं,
वहाँ से लेके कस्टमर के घर तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाने की जिम्मेदारी तक आपका सारा प्रोसेस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सारे स्टेप्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही उस पर वीडियो बनाऊँगा, और आपको यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही आपके पास मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।